आयोजित करने का प्रयास करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अशोक जी श्रवण से मेरा कुमार निवेदन है का उद्घाटन समारोह कि वो शेखावाटी में हमारे रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करके कार्यालय का शुभ आरंभ करने का प्रयास करें। हाँ ओके भाई थोड़ा इन्ना जो भाई साहब थोड़ा सा ठीक फोटो चलो भाई अब हमारी सनातन परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान के लिए श्री श्रवण चौधरी का रामगढ़ में कार्यालय प्रारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के भव्य समारोह में
मैं मंच पे बैठे हमारे राजस्थान में फतेहपुर विधानसभा और कई अन्य विधानसभाओं के प्रभारी श्री कृष्ण जी जानू यहाँ उपस्थित है। आपसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। श्री कृष्ण जी जानू बढ़िया आराम से बैठो। किसान नेता श्री हरराज जी सारण दिया ये हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी महिपाल जी महिला ये हमारे बीच में है। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आज के प्रधान वक्ता भी आप ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तृत रूप से आप लोग अवगत कराएं। उसके बाद यह सभा में सबसे वरिष्ठता का सम्मान करना चाहिए और हम वरिष्ठता का सम्मान करते हुए पूर्व अध्यापक शिक्षाविद श्री रामलाल जी चौधरी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर पधारें। मैं भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ में नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता माननीय भंवरलाल जी किरोड़ीवाल को भी मैं मंच में आमंत्रित करूंगा। श्री भंवरलाल चेयरमैन के लाएंगे। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मातृशक्ति हमारे वार्ड नंबर 4 की प्रत्याशी श्रीमती नीलम जांगे मंच पे आए और तालियों से जोरदार तालियों से श्रीमती नीलम जांगे। वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रशांत जी जोशी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसमें ये कार्यालय स्थापित है, इस कार्यालय में भी भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के पार्षद प्रतिनिधि श्री ऋषिकेश जी चौथिया से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। अब सर्वप्रथम भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वार्ड नंबर 29 के पार्षद श्री संजय सैनी वो भी मंच पे पधारे और तालियों के स्वागत से। रामगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले पार्षद हमारे वार्ड के संजय सैनी। श्री कृष्ण कुमार जी गोस्वामी से भी मैं निमंत्रण करूंगा। किसान नेता किसान मोर्चा जिले के श्री कृष्ण जी गोस्वामी भी मंच पे पधारे। श्री परमेश्वर जी माइका जो जिला युवा मोर्चे के एसी मोर्चे के महासचिव हैं, परमेश्वर जी माइका। श्री जुगल किशोर जी सोनी उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना हमें समय नहीं जुगल जी
अब कार्य आज विजय अभियान के जो भी श्री हीराराम जी चौधरी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और शोभा बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी के 22 नंबर के जो पार्षद पिंटू प्रजापत, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे उधारे और हमारे श्री कन्हैयालाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा 35 नंबर वार्ड से श्री कन्हैयालाल जी आए और मंच पे मिला। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि आए हुए हमारे कार्यक्रम जो आज भारतीय जनता पार्टी की विजय अभियान के लिए स्थापित किया गया है, आए हुए हमारे मेहमानों का स्वागत के लिए मैं प्रशांत जोशी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचारों से उनको स्वागत भाषण दें। श्री प्रशांत जोशी। यहाँ पर पधारे सभी मेरे प्यारे साथियों व बुजुर्ग लोगों और सम्मानित मंच, मैं आपको विधिवत बता रहा हूँ कि रामगढ़ शेखावाटी में श्री श्रवण जी की चौधरी के नेतृत्व में हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए हम एकजुट होकर बूथ वाइज मेरा बूथ सबसे मजबूत का कार्यक्रम जो हम कल से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम एक साथ एक मजबूती से लगेंगे। इसी में कड़ी के अंदर में यहाँ से संचालित सभी कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिनको जैसी सुविधा यहाँ से मिलेगी, बूथ के अंदर कैसे मजबूत होंगे, उनके कार्यक्रम मीटिंगें यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू रहेगी। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम और हमारे बूथ मजबूत को हम आगे से बढ़ाएं और माननीय मोदी जी को मजबूत करने का यही हमारा एक संकल्प है। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा, जय हिंद। आज जो कार्यालय की स्थापना हुई है, जो रामगढ़ मंडल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का पूरा संचालन यहाँ से होगा, उस संचालन के लिए मार्गदर्शन देने के लिए मैं भवन रावत जी कंवर से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्री लालजी सैनी आए। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपातकाल में आप जेल में भी गए हैं, आप इनका उद्बोधन सुने। किस प्रकार से हमें कार्यक्रम को संचालित करना। श्री प्रहलाद, श्री सुरेंद्र जी तालानिया पार्षद से भी मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए। श्री सुरेंद्र जी तालानिया, श्री प्रहलाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे साथियों,
दुनिया की सबसे पुरातन और सनातन संस्कृति के उपासक बंधुओं, आप सभी को 5 दिवसीय दीप महोत्सव की शुभकामना, आप सभी के भविष्य की उज्जवल होने की कामना करते हुए एक आग्रह करता हूं। वर्तमान में भारत के अंदर सनातन के ऊपर एक प्रकार से खतरा मंडरा रहा है। जो कि हम सनातनी हैं, वैसे हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्ष की जितनी पीढ़ियां गुजरी, उन पीढ़ियों में से हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमने धारा 370 हटते हुए देखा है, प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देखा है, और जनवरी में रामलला की मूर्ति स्थापित हुए देखेंगे। मैं समझता हूं प्रभु ने बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। हम इस सबके साक्षी नहीं बल्कि प्रत्यक्षदर्शी होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, वर्तमान में एक देश के अंदर माहौल बना हुआ है। जितने भी सनातन विरोधी हैं, सब एकजुट हो चुके हैं। क्यों? सनातन को खत्म करना है। उन बेवकूफों को पता नहीं सनातन किसे कहते हैं। जो खत्म नहीं होता उसे ही सनातन कहते हैं। लेकिन ये विशेषता इस देश के अंदर चल रही है। एक चिंतन के लिए मैं एक आपके सामने बिल्कुल रखता हूं। बंधुओं, यदि गत 9.5 या 10 साल माननीय मोदी जी का शासनकाल नहीं आता तो आप कल्पना कीजिए देश कहां चला जाता। इस प्रकार के शासन के अंदर इतना दुस्साहस, देश विरोधियों में इतनी हिम्मत, जो चुनौती देते हैं सनातन को। कोरोना मजाल है इस भारत के अंदर, जो दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति सनातन संस्कृति, आज उसको कोरोना और बीमारी बताते हैं। खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को चलाया जा रहा है। बंधुओं, आज की लड़ाई पहले वाली जैसी लड़ाई नहीं है। पहले युद्ध में लड़ा करते थे, अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, आपस में द्वंद्व हुआ करता था। आज काल तो केवल बटन दबाने की लड़ाई है। एक ही अस्त्र, एक ही शस्त्र, वो क्या है? बटन दबाना। उस बटन के अंदर समस्त शस्त्र आ जाते हैं। बंधुओं, हमें यह संकल्प लेना होगा, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, जो राम के नहीं, जो राम के नहीं, ये दुनिया को दिखाना है। हमने संकल्प लिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कर करके दिखाया। हम छोटे छोटे थे जब नारा लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज हमने साक्षात हमारा देखा है। इन्हीं आंखों से जो नारे लगाते थे सच हुए। उनको ये भी कोई दूर नहीं, लेकिन आवश्यकता है हम सबको संगठित होने की। इन सनातन विरोधियों को ये जताना है, ये बताना है, केवल कमल के फूल के ऊपर बटन दबाना है। हमको इसका संकल्प लेना पड़ेगा। केवल हमें नहीं दबाना है, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते नाते, चाहे हमको जाके के उनको समझाना पड़े, फोन से बताना पड़े, जितना है मोहल्ले, गांव, नगर, ज्यादा समय नहीं रहा है। 10 दिन का समय हमारे पास है। घर छोड़ना पड़े, बलिदान करना पड़े। उनको पहले तो लोग शस्त्रों से लड़ते थे, अपने धर्म के लिए मरा करते थे। आज तो खाली इतना सा करना है, लोगों को सतर्क भी करना है, जागरूक करना है। और आज का वोटर बड़ा जागरूक है,
कुछ मेरे बंधु भ्रमित हो रहे हैं, वो बिना नहीं खड़े हो गए। बीजेपी कैसे जीतेगी, बंधुओं इस भ्रम को निकाल दो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संस्कृति का। इतने विरोधी थे और एक विरोधी हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको एक होना है। आने वाले 25 तारीख को हमको हमारे रिश्तेदार रिश्ते नाते जहाँ मिले सबको जाकर के समझाना पड़े तो जाएंगे, समझाएंगे और 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएंगे। जय भारत, जय प्रतिनिधि श्री मनोज जी चांदोलिया यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं उनसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मनोज चांदोलिया और हमारे रामगढ़ और साथ में रामगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज जी पटियाल को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए। हमारे रामगढ़ का चुनाव का संचालन किस प्रकार से करेंगे। हमारी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता श्री भंवरलाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचारों से हमें संबोधन दें। श्री भंवरलाल। सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण एवं महिला शक्ति एवं सभी नगर के गणमान्य नागरिकगण एवं बीजेपी से सभी कार्यकर्ता सबको ये मेरा धन्यवाद है कि आने वाले 25 तारीख को चुनाव के अंदर पूरा भाग लेकर के पार्टी को विजय बनाए और पूरा सहयोग करें। श्री भंवरलाल जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संक्षिप्त में सारी बातें हमें कहती। मैं अब श्री किसान नेता श्री हरलाल जी दत्तलिया जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्री हरलाल जी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, जैसे अभी रामनाथ जी को साहब कह रहे थे कि तुम सोची नारायण पूर्वी कौन सी सोच है, तो ये वास्तव में एक निवेदन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको एक उद्देश्य ले रहा और ये रामगढ़ शहर, इसमें आप जितने भी पार्षदगण वो पार्षदगण है, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि 25 तारीख को हर पार्षद श्रवण बने और श्रवण बन के अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आप में बहुत बड़ा जोश है। कार्यकर्ता का यह फर्ज होता है कि वो बूथ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे जाए। जो पार्षद बने उन पार्षदों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पद आता है वो पार्षद का होता है और उस पार्षद का उत्तरदायित्व होता है कि वो बूथ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट पहुंचा, कमर के निशान के ऊपर बटन दबाए। जब आपका विधायक जीतेगा आपको शहर से बड़ी खुशी होगी और आप जाकर उसको कहो कि वार्ड नंबर इतने का मैं 34 का 28 का 17 का हूँ, ये देखो
वो मेरा बूथ है, इसमें आपके इतने वोट हैं। आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा अगर वो बूथ पर आप उस बूथ पर आप 80% या 75% या 70% वोट दिखाओगे तो वो विधायक आपका बहुत बड़ा सम्मान करेगा, क्योंकि इस कार्यकर्ता ने बहुत बड़ी मेहनत की है। दोस्तों, ये चुनाव नहीं, एक चुनौती है। इस चुनौती को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये चुनौती क्यों है मैं बताऊंगा आपको। ये चुनौती इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शिक्षक को, ऐसे आध्यात्मिक पूजा वाले को, आध्यात्मिक एकदम आध्यात्मिक लीन है, वो एक ही कहता है कि मेरे को फतेहपुर और रामगढ़ की जनता के लिए, ना कि महाराज में विकास के लिए भेजा है। मेरे सातु सुख थे, वो सातु सुख छोड़ करके मैं जनता के लिए, रामगढ़ और फतेहपुर की जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखूंगा और न कभी मैं कमीशन लूंगा। भगवान ने मेरे को सब कुछ दे रखा है। मेरा काम एक ही है कि जनता की सेवा करूं, और वो सेवा जिन्होंने, जैसे कल अपने भूमिका जी भाषण दे रहे थे कि 20-15 साल में क्या किया, वो भूल गए कि 15 साल में आपका भाई तो था। अरे आपका भाई तो एमएलए था, आप कह रहे हो कि 15 साल में एमएलए ने क्या किया। अरे भला आदमी कम से कम ये तो देखते किसके बारे में बोल रहे, बोलने की सभ्यता नहीं। 15 साल में आपका भाई नहीं था क्या? भगवान स्वर्ग में उनको पास ले, लेकिन वो बात तो गलती, तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आपको मैं बताऊं, फतेहपुर में और रामगढ़ में ऐसे चल रहा है। आप पीडब्ल्यूडी देख लीजिए, वाटर देख लीजिए, तहसीलदार देख लीजिए, उपखंड कार्यालय देख लीजिए, जितने भी प्रशासनिक स्तर के जो ढांचे वो ऐसे चल रहे हैं मानो ठेका पट्टा दी हुई है। यही हालात क्या रामगढ़ के थाने की है, यही हालात फतेहपुर के थाने की। अगर कोई भाई झगड़ा करके आता है तो पहले पूछता है वहां का सीआई और थानेदार, और वो भाई आगम से फोन कराओ, आगम से फोन कराओ, विधायक से फोन कराओ, तब जाकर मामला है वो FIR में होती है। ऐसे मैंने देखा है। यही हालात फतेहपुर के, यही हालात रामगढ़ के। अगर आप ऐसे ही रिपोर्ट दर्ज कराते रहो विधायक से कह करके, तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। जैसे 5 साल रह लीजिए, उसी तरह वो फिर 5 साल हम गाड़ी यूज करते रहेंगे। मेरा आपसे, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे फतेहपुर के अंदर नगर परिषद के सामने वार्ड नंबर 49 और 50 के मेघवाल और मेघवाल 100 आदमी आए। उन्होंने आकर एक ज्ञापन दिया कि सीवरेज का जो पानी है वो पानी हमारे घरों के अंदर पहुंच गया है, और वो पानी रसोइयों तक पहुंच गया है, खाना भी नहीं बना सकते। 100 आदमी इकट्ठे होकर के ज्ञापन देने के लिए आए नगर परिषद सभापति। वहां पर क्या हुआ, कुछ आदमियों ने विधायक को यह कहा कि ये 4 आदमी ज्यादा अपराध करते हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज करा दो। और वही हुआ, उन 4 आदमियों के ऊपर FIR दर्ज हुई। आज भी उनके ऊपर जांच कार्य में बाधा का मतलब है। ये वास्तविकता है। आप सोचो, विधायक का यह कर्तव्य थोड़ा ही बढ़ता है। हम 10 आदमी धरने के ऊपर बैठे, 7 दिन लगातार धरने पर रहे। उसके बाद में वो ही चंद आदमी जो मेघवालों के नेता थे, उन्होंने आकर कहा कि हम आपका समझौता करा देंगे, धरना उठा। हमने वार्ता की यो सभापति से, धरना उठा दिया गया उनके कहने से। दूसरे दिन उनको कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, समझौता करो। विधायक ने कह दिया कोई समझौता नहीं करना। बड़े शर्म की बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक बकरा था, इसका दारूंडा की घटना का आपको वर्णन करूं। दारूंडा में क्या था, एक सरकारी कर्मचारी कंपाउंडर, और उसके हाथ से कुछ लोग आए, वही असामाजिक, और आकर उनको कहा कि भाई बकरा बीमार है, आप इंजेक्शन लगाओ। बेचारा कर्मचारी था, वो चला गया। वहां जाकर उसने कहा भैया ये बकरा बीमार है, ये इंजेक्शन क्यों लगाते हो, मरेगा। उन्होंने कहा मर जाओ, मरता है तो आपको इंजेक्शन लगा दो। होना वही था जो हुआ। 1 घंटे के बाद में
वो बकरा खत्म हो गया। वही असामाजिक तत्व आए और उनके साथ मारपीट की। उसके बाद में मारपीट करने के बाद में वो दुखियारा फतेह पर आया और आकर हम लोगों को कहा, जैसे आपका आए ओम प्रकाश वकील है, बहुत अच्छा वकील है मेघवाल समाज का, उन्होंने कहा लाल जी क्या करें, 50 आदमी धरने पर बैठे, 7 दिन तक धरने पर जारी रहे। राजेंद्र राठौड़ को बुलाया, राजेंद्र राठौड़ साहब आए और एसपी और कलेक्टर को कहा, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। ये वास्तविकता, क्योंकि वो तो विधायक के बिके हुए थे, विधायक के बिके हुए थे, इसलिए उन्होंने वो FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद में 10 आदमी मुलजिम बनाए गए, 2 इलाज चले गए, 8 के ऊपर 2 महीने पहले जो केस था वो चालान किया गया। कितनी घटना बताऊंगा आपको। ये महिपाल जी मैदान, इनका गांव के तरफ नोजवन पुलिया पड़ता है, बरसात का मौसम था, पूरा पुलिया था वो पानी से भर गया, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। क्या हुआ, उन्होंने कहा लाल जी क्या करें, 35 गांव के आदमी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, 5 दिन से पढ़ाई बंद हो रही, और ये ऐसा ही रास्ता वही विभाग के अंदर से लोग दे देते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी और रास्ता लोग बाग आराम से आ जाएंगे। हमने 5 दिन लगातार धरने पर बैठे रहे, महिपाल जी और दूसरे दिन हमें आपका स्कूल का रहने वाला रिश्तेदार जी है, उन्होंने मेरे को बुलाकर कहा लाल जी आपको कल दूध पिलाकर उठा देंगे और आप ये करो कि रेंजर को बुलाकर आपका रास्ता बुला दें। वही आकरली जी को जब पता पड़ा तो उन्होंने तहसीलदार जी को कहा क्या कर रहे हो आप, इस सरदार जी को महिपाल जी की सरकार नहीं कोई रास्ता नहीं देगा। 5 दिन के बाद में हमने एक निर्णय लिया कि चलो रास्ता हम खोलेंगे। 2 आदमी इकट्ठे हुए और जाकर उस रास्ते को हमने गेंदी से तोड़ा, तो पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर कहा कि करो इनको दोनों को अरेस्ट। मैंने कहा सरदार जी वो साथ अपन बोर्ड जिसमें उन सरदारों ने हमारी कितनी सेवा की और आप खानदान घराने के सरदार होते आप जेल में दोगे, तो उन्होंने तुम्हारी मंडी मारोगे तो उन्होंने क्या किया, 1 घंटा बुला करके तहसीलदारी हो रेंजर सारू को बुला लिया और 30 फुट का ऐसा ही रास्ता दिया। तो हम संघर्ष बराबर करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, लेकिन आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वरना वोट है कहने को बहुत कुछ है, समय की सीमा है। मैं आपको बताऊं कि जो पार्षद अपने वार्ड से अपने बूथ से सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही कर्तव्यशील माना जाएगा, वही व्यक्ति होगा। बाकी कोई कहेगा मतलब है कि हमारा मेरा भाई जी रिकॉर्ड हुआ है मशीन में, मानो को मानो। मेरे पास हाथ जोड़ निवेदन है, कहते 25 तारीख में जितना भी पार्षद हो और तारीख से रिश्तेदारी है रामगढ़ तहसील में या फतेहपुर में, तो बस हाथ जोड़ निवेदन करोगे भाई जी, मेघ कमल के फूल पर बटन दबाने को प्रण कर लिया है, तो तारो पे वो धर्मगढ़ ऐसे भी भारत आ गए वोट दो। अच्छा कई तरह की राजनीति चल रही है, आपको पता है इस बीजेपी को हराने वाला कौन है, बीजेपी को हराने वाली बीजेपी, वरना कभी यहाँ बीजेपी हाथ नहीं सकती है दावे के साथ। अब लोग क्यों गद्दारी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, आप सबको पता है, मैं उनका इतिहास छोड़ना नहीं चाहता। मेरा तो एक ही निवेदन है कि 25 तारीख कमल का फूल पर बटन दबा विजय श्री हासिल करो। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय हलवाई जी का संबोधन आपने सुना। इससे पूर्व हमारे नगर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय श्री प्रहलाद जी सैनी का भी बढ़िया आपने वक्तव्य सुना। लोग सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। सनातन का अर्थ सदैव और सत्य, सत्य समाप्त नहीं हो सकता, सत्य को पराजित नहीं हो सकता, सत्य को परेशान किया जा सकता है। हम जब सनातन
की बात करते हैं तो भारत की ये सनातन संस्कृति रही है जिसमें हजरत निजामुद्दीन की लिखी हुई फारसी भाषा की कविता का अर्थ करते हुए जो कविता थी स्वामी रामतीर्थ ने उसका खुद अर्थ करते हुए कहा है। जो कविता थी अगर मखलूक की जन्नत का हित पता उन्हें हिजल बचत की जन्नत उन्हें अगर दुनिया में स्वर्ग से खुदा की बनाई हुई सड़क से सुंदर अगर कोई जमीन है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। यही तो हमारे भगवान राम ने कहा था जननी जन्मभूमि सर्वगति करेगी। क्या ये सनातन नहीं है, ये सत्य नहीं है? और लोग इसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसी संदर्भ में मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण जी जानू हमारे विधानसभा के फतेहपुर विधानसभा के प्रभारी श्री कृष्ण जी जानू को आमंत्रित करूंगा कि उन्हें संबोधित करें। सम्मानीय मंच, भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर में 1993 में सिंबल पर आखिरी चुनाव जीती थी और उसके बाद से लगातार जीत के प्रयास जारी हैं, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा। बहुत साधारण सी बात है, फतेहपुर विधानसभा में वोट की गणित को समझा जाए तो 2.5 लाख के लगभग वोट हैं। 60,000 उसके आसपास वोट हाकम अली परिवार के हैं, उनके उस विचार को मानने वालों के हैं और 1,90,000 वोट इस सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है, हमारे पास उनसे 3 गुना वोट ज्यादा है और हम 30 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं। भाई 60,000 का 36-18 1,80,000, हमारे पास है 1,90,000 और फिर भी हम 30 साल से जीत नहीं रहे हैं। तो इस पराजय का श्रेय हम सबको नहीं जाता तो किसको जाएगा भाई? कहीं न कहीं हम में ही गड़बड़ है। हमने कितने जयचंद हैं पता नहीं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी को बुलाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी आत्माओं का पुनर्जन्म है या फिर सारे मरी आत्मा के हैं कि इस प्रकार का परिणाम आ रहा है और किसी की संवेदना नहीं जाग रही। आज भी जिस प्रकार की बात हो रही है, जिस भाषा में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 13 के और 18 के चुनाव को विश्लेषण करें तो 13 के हमारे प्रत्याशी नाराज हो गए कि मुझे टिकट नहीं दिया और 18 के प्रत्याशी हमारे घर बैठे और कह रहे हैं कि मैं 800 वोट से हारा, मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। पर दोनों के बीच का अंतर देखें तो 50,000 का अंतर। 13 में हमें 30,000 मिले, 18 में हमें 80,000 मिले और इस बार कितने मिलेंगे? ये सनातन की परंपरा को चुनौती देने वालों को सबक देने वाले मिलेंगे या अपनी उस परंपरा का जो फतेहपुर की 30 साल से बनी हुई है निर्वहन वाले मिलेंगे? निर्भर आप पर, हम पर, सब पर। एक छोटी सी बात के साथ मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए समापन की तरफ ले जाना चाहूंगा। अभी दुनिया में एक बड़ा तनाव का वातावरण है, इजराइल और हमास का युद्ध। इजराइल अपने आप में दुनिया का बहुत संवेदनशील राष्ट्र है जिसके चारों तरफ अल्लाहू अकबर को मानने वाले देश हैं और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इजराइल पर हमला किसने किया? 7 तारीख को हमास ने किया। कितने लोग मरे, कितने बंदी बने? ऑथेंटिक रिपोर्ट के हिसाब से 1400 से अधिक इजरायली नागरिक, बेगुनाह नागरिक, बच्चे, महिलाओं को मार डाला गया। और उसकी प्रतिक्रिया में इजराइल जब हमला कर रहा है तो 57 मुस्लिम राष्ट्र OIC की बैठक कर रहे हैं। भारत में भी कुछ राजनीतिक दल
और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते हुए हमास की हिमायत कर रहे हैं, हमला करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। मेरे यहाँ अभी हम रामगढ़ में कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, बाहर से आकर 10 मुठभेड़ यहाँ हमला करें, तो हमला किसने किया? करने वालों ने। और हम उनकी प्रतिक्रिया में उनका इसका काम निपटा दें तो अपराधी हम हैं क्या? आत्मरक्षा का अधिकार भारत के संविधान में वैसे इजराइल को है कि नहीं है? उस सारी परिस्थिति में भी अगर हमारे देश का कोई आदमी देश की सरकार की विदेश नीति की अवहेलना करते हुए अगर हमास के समर्थन में नारा लगा रहा है तो वो हमारे देश का प्यारा है क्या? ऐसे लोगों को पहचान करने की जरूरत है और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान संविधान में नहीं होने की सजा इस देश को भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी 10 साल से शासन कर रहे हैं, सच है बहुत कुछ किया है, लेकिन यह भी सच है हमारी अपेक्षा के अनुरूप कर पाए हैं क्या? आपको लगता है मोदी जी हम जो चाहते थे वो सब कर पा रहे हैं क्या? अगर नहीं कर पा रहे तो उसका कारण भी हम हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह कोई बात पास होती है तो कानून बनता है और मोदी जी बड़ा जोड़ तोड़ करके राज्यसभा में अपना काम निकालते हैं। आज भी राज्यसभा में मोदी जी को 10 साल के बावजूद बहुमत नहीं है, इस बात को हम जानते हैं क्या? और राज्यसभा में आपके और हमारे वोट से सांसद नहीं बनता, विधायकों के वोट से सांसद बनता है। इसलिए जितनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे राज्यसभा की उतनी ज्यादा सीटें हमारी होंगी और राज्यसभा में अगर हमारे पास बहुमत होगा तो ही मोदी जी वो कर पाएंगे जो आप और हम मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हैं। केवल लोकसभा के बहुमत से काम नहीं चलेगा, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिएगा। और अभी जिस प्रकार का आचरण देश की राजनीति का चल रहा है, जिस प्रकार वोट बैंक की राजनीति देश की चल रही है, जिस दिशा में देश के लोकतंत्र को ले जाने की कोशिश हो रही है, उन सारे विषयों पर टीवी चैनल के माध्यम से, अलग अलग डिबेट्स के माध्यम से, अखबार और न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सब अवगत हैं। मुझे उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी भी अपनी बात रखेंगे, मैं तो एक बात कहते मेरी बात को समापन की तरफ ले जाऊंगा। इस देश में, इस देश के संविधान में दुर्भाग्य से कुछ ऐसे प्रावधान हैं, अगर उन्हें ठीक करना है तो ही सनातन की सुरक्षा होगी। पहला प्रावधान क्या है? संविधान की धारा 28, 29, 30 को पढ़िए, आप जरूर पढ़िए। और संविधान की धारा 30A में एक प्रावधान है कि सरकार से मान्यता प्राप्त और सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कानून रोक लगा है। और दूसरी तरफ उन्हीं 28, 29, 30 में प्रावधान है कि गुरुद्वारे वाले गुरबानी पढ़ा सकते हैं, मस्जिद वाले मदरसे में कुरान पढ़ा सकते हैं और बाइबिल वाले चर्च में बाइबिल पढ़ा सकते हैं। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन संविधान के आचरण में पक्षपात है कि नहीं है? और उस पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रावधानों को मिटाना है तो मौन रहकर नहीं मिटाया जा सकता। बोलना पड़ेगा, हमारे हक की बात को मांगना पड़ेगा। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, बिना रोए तो माई को बोलते हैं। अगर हम नहीं बोले तो हमारे साथ वही होने वाला है जो नहीं होने की अपेक्षा हम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार की इस्लामिक आतंकवाद की छाया दुनिया पर है, उसमें से एक विषय निकल कर आता है, आपको भी हमको भी बेबाकी से उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, ये बहुत बड़ा सच है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, बहुत बड़ा सच है। लेकिन गिरफ्तार होने वाला हर आतंकवादी मुसलमान है, ये उससे बड़ा सच है। जितने आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं वो मुसलमान होते हैं और हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी के जनाजे की नमाज जरूर पढ़ी जाती है। अगर धर्म नहीं है तो नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? कुछ सवाल हैं जिन पर नहीं
से लेकर आज तक इस 75 साल में हम भुगत रहे हैं। समय आ गया है, वक्त का तकाजा है, अपने हित को पहचानना होगा। अगर इजराइल और हमास की लड़ाई में भारत का मुसलमान वहां केवल मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में साथ बोल रहा है, तो हमें भी हमारे हितों के टक्कर में खुद को खड़े होकर बोलना ही पड़ेगा। और भारत की राजनीति में इस समय जिस प्रकार का परिवेश है, कश्मीर में 2 राजनीतिक दल काम करते हैं मोटे तौर पर। शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, फैमिली पार्टी, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उसके बाद उसका बेटा होता। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी है, वो मुफ्ती परिवार की पार्टी। कश्मीर से नीचे पंजाब में आते हैं तो बादल परिवार की पार्टी, उससे नीचे हरियाणा में आते हैं तो चौटाला परिवार की पार्टी, यूपी में जाते हैं तो मुलायम परिवार की पार्टी, बिहार में जाते हैं तो लालू परिवार की पार्टी है, उड़ीसा में जाते हैं तो पटनायक परिवार की पार्टी है, महाराष्ट्र में जाते हैं तो ठाकरे परिवार की पार्टी है, दिल्ली में आते हैं तो केजरीवाल ने भी आजकल एक परिवार की पार्टी बना ली है, और मायावती जी भी अपने परिवार से भतीजे पर मोह करके चल रही है। बंगाल में ममता अपने भतीजे को लेकर चल रही है। इस देश में जितने राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं या सत्ता के नजदीक रहे हैं, सब परिवारवादी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। पार्टी के मालिक एक परिवार के लोग हैं। राजस्थान में भी एक पार्टी बनी है, उस पार्टी को छोड़कर हनुमान जी हमारे साथ आए। उस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे स्वामी महिपाल जी। हनुमान जी ने पार्टी जनता के नाम पर बनाई थी, अब परिवार से पार्टी चला रहे हैं। इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, मूल्यों का पालन करने वाली कोई पार्टी है? कांग्रेस की एक परिवार की पार्टी, एकमात्र अगर वो पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 1980 से लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, 80 से लेकर अब तक जितने अध्यक्ष बने, एक भी एक दूसरे के परिवार का सदस्य नहीं। और अगला अध्यक्ष कौन होगा आप और हमको पता नहीं। लेकिन कांग्रेस का अभी तो बेवकूफ बनाने के लिए खड़गे को अध्यक्ष बना रखा, लेकिन उसके ऊपर सुपर अध्यक्ष सोनिया राहुल प्रियंका है, और अगला अध्यक्ष रेहान वाड्रा होगा। पूरे देश को पता है उस परिवार से बाहर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। जब देश की राजनीति का यह परिवेश हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी की 30 साल से पराजय का अगर सबसे बड़ा कारण है तो पार्टी को एक परिवार की गोद में रखने की सजा मिल रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार के मोह को त्यागने का फैसला किया और राजनीति में रुचि नहीं रखने वाले एक सामान्य से किसान के घर पर पैदा हुए, इसी फतेहपुर तहसील में पैदा हुए व्यक्ति को बुलाकर पूछा, तुम्हारा गांव किस विधानसभा में? तो उन्होंने कहा रोसावा फतेहपुर। तो बोले भाई एक काम करो, आपने बहुत नाम कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, अब आपका जो व्यापार है बच्चों को सौंपो और आप देश समाज और अपने परिवार के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो कर्तव्य है उसके निर्वहन करने के लिए भाजपा ज्वाइन करो और चुनाव लड़ो। इतनी सी कहानी है, पर उस परिवार को ये भी बर्दाश्त नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ खड़ा है, और जो पारिवारिक गुलाम है उसी परिवारवाद की गुलामी का बोझ ढोना चाहते हैं, वो वहां खड़े हैं और खड़े हैं। फैसला आपको और हमको करना है कि रामगढ़ को एक परिवार की गुलामी करनी है या पार्टी के साथ चलना है। फैसला आपके और हमारे हाथ में है। आने वाली 25 तारीख को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 15-17 पार्षद हैं। मैं सब पार्षदों से एक बात कहता हूँ, आप अपने चुनाव के लिए जितनी मेहनत करके जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोट आपके वार्ड में इस महत्वपूर्ण मोड़ के चुनाव में पार्टी को आएंगे तो पार्टी मजबूत होकर सामने आएगी। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 30 साल से हार रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव, पिछले 2 चुनावों का अगर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट दिखाई देता है, विधानसभा में हारते हैं, लोकसभा में हम जीतते हैं। व्यक्ति वही है, वोट वही है। व्यक्ति वही है, वोट वही है। ये समीकरण क्यों बदलता है? छोटे स्वार्थ के कारण। फतेहपुर में विधानसभा का चुनाव किसी न किसी ब्लैकमेलिंग के चलते कोई लड़ रहा है, कोई लड़ा रहा है। कुछ कागज, कुछ फाइल बाहर आने लगी है।
कौन क्यों लड़ रहा है और कौन किसको किस लिए लड़ा रहा है, कैसा वातावरण बना रहा है, सारी बातें सबके समझ में आ रही हैं। हम एक परिवार के भाई को कमल का फूल देते हैं लक्ष्मणगढ़ में, वो हमारे उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ते हैं, और एक भाई यहाँ ताले की चाबी लेकर आते हैं और हमारे भाग्य के ताले को लगातार बंद रखना चाहते हैं। फैसला आपको और हमको करना है कि इन परिवारों की गुलामी करनी है या पार्टी के लिए काम करना है। इस अवसर पर आप सबसे यही आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की चिंता करती है, जो बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का सामर्थ्य प्रदान करती है, अवसर देती है। आप सबने मेरी बात सुनी और जेपी जी ने मुझे मेरे भाव आपसे साझा करने का अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ही